एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से चिलचिलाती धूप। खेत किनारे एक पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर पिता रमेश, बेटा हरीश और बेटी भव्या बैठे थे। मैंने कहा था तुम लोग सुना नहीं, अब खुद ही देख लो मेरे साथ साथ तुम लोगों को गर्मी कैसे झेलना पड़ रहा है। अरे पिताजी कोई बात नहीं, खेत किनारे पेड़ के नीचे कितनी ठंडक है, घर में तो ये भी नहीं, घर के अंदर गर्मी और बाहर तपती धूप। पंखे के नीचे बैठो तो गर्म हवा फेंकती है। सच कह रहा हूँ पिताजी, घर से यहाँ बेहतर है। सच में पिताजी, घर से तो बेहतर खेत है, यहाँ पे कम से कम ठंडी ठंडी हवा तो है। इस तरह कहते कहते भव्या खेत की तरफ देखती है। अचानक से देखती है एक चूहा खेत में घूम रहा है और जल्दी से अपने बिल में चला गया। ये देखकर पिताजी, चूहे जमीन के छेद में क्यों रहते हैं? वो छेद नहीं है बेटा, उसे बिल कहते हैं और वो चूहे का घर भी है। ये सुनकर भव्या बड़े ही आश्चर्य होकर कहती है, क्या कह रहे पिताजी? वो कोई छेद नहीं, वो चूहे का घर है। हाँ बेटा, जैसा हमारा घर है ना, वैसे ही ये उनका घर है। उसे देखने के दौरान तुमने गौर किया वो कितनी बार बाहर आके देख कर गया और फिर अंदर चला गया। लेकिन पिताजी, ये चूहे बाहर क्यों आए और आए भी तो फिर अंदर क्यों चले गए? बेटा हरीश, गर्मी सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, पक्षी जानवर जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी को लगती है। खाना लेने के लिए चूहा बिल से बाहर आया, अब गर्मी सहन नहीं कर पाया, इसीलिए वो जल्दी से अंदर चला गया। तो क्या चूहे जमीन के नीचे रहकर बहुत खुश रहते हैं? हाँ बेटा, अगर ऐसा है तो हम भी जमीन के नीचे घर बना के ठंडे ठंडे में रह सकते हैं ना। हरीश की ऐसी बातें सुन के रमेश उसे आश्चर्य होकर देखने लगता है। हाँ पिताजी, जब तक ये गर्मी खत्म ना हो जाए तब तक हम जमीन के नीचे घर बना के रह सकते हैं। वाह रे वाह बहन, मैं भी यही बात तो कहना चाह रहा था। हाँ पिताजी, कैसा रहेगा अगर हम भी जमीन के नीचे घर बना कर रहे तो? बहुत बढ़िया होगा बच्चे, पर हमें घर जाके इस बारे में घर के सभी लोगों से एक बार चर्चा करनी पड़ेगी। सबकी मंजूरी रही तो हम भी जमीन के नीचे घर बना सकते हैं। रमेश की इस तरह की बातें सुन के दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हर दिन की तरह सासू माँ और बहू रानी दोनों बच्चों को जमीन पे एक चटाई पे सुलाती है और फिर कूलर ऑन करके आराम से सो जाती है। उधर बाप बेटा प्रसाद और रमेश भी एक एक खटिया में सो जाते हैं। फिर जैसे जैसे थोड़ा समय बीता, तभी अचानक से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया और बिजली गुल हो गई। करंट जाने के साथ साथ चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसी के साथ कूलर बंद हो गया और सभी को पसीना आने लगा। बच्चे हरीश और भव्या नींद से उठ के रोने लगे। फिर रमेश उठ के टॉर्च जलाता है। बच्चे डरो नहीं, बिजली चली गई है, इसीलिए तो मैं उठ के तुम्हारे लिए बत्ती जलाया हूँ। गर्मी लग रही है पिताजी। हाँ पिताजी, घर के अंदर बहुत गर्मी है। माँ, अनामिका जरा उठो, देखो बिजली चली गई है तो बच्चे रो रहे हैं। इस तरह बुलाने पे प्रसाद की नींद खुल जाती है। मत रो बच्चे, इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। इतना कहकर प्रसाद बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आते हैं। घर के बाहर काफी अंधेरा था। रमेश घर के बाहर बिस्तर लगा देता है। प्रसाद और बच्चे फिर अच्छे से आके उस पर बैठते हैं। तब तक सासू माँ और बहू रानी शारदा और अनामिका नींद से उठ के बाहर निकल आती है। रमेश जो खटिया बाहर बिछाया था वहाँ पे आके सास बहू बैठ जाती है। क्या जी, पता चला बिजली क्यों चली गई? नहीं शारदा, बताने के लिए भी तो कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला। तो आप पता करके आइए ना। अभी इस अंधेरे में मैं कहाँ जाके पता लगाऊं शारदा? प्रसाद कह ही रहे थे कि तब तक टॉर्च लाइट लेकर सुंदर बाबू प्रसाद के घर पे आते हैं। अरे सुंदर, अचानक से बिजली चली गई, कब आएगी ये? ट्रांसफार्मर उड़ गया है भाई, आज रात तो बिजली नहीं आएगी, घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। घर के बाहर भी तो हवा तक नहीं चल रही है। उसके लिए प्रसाद, चलो हम दोनों जाके पेड़ को हिलाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, जाके तुम पेड़ को हिलाओ, तब तक उस हवा में मैं सोता हूँ। वो कह ही रहे थे कि बीच में सुंदर घुस के कहने लगते हैं, तब तक तो सुबह हो जाएगा, तुम काम पे चले जाओगे और फिर
इधर मैं भी काम पे चला जाऊंगा। इस बीच में अगर मुझे नींद आ गई तो कैसे दोस्त हो तुम। इतना कहकर सुंदर वहाँ से चला जाता है। हरीश को बहुत नींद आ रही थी तो कहने लगता है, दादाजी बहुत नींद आ रही है, हवा कर दीजिए ना। ये सब मुझसे नहीं होगा, जाके दादी के पास सो, वो हाथ पंखे से हवा कर देगी। जाओ बच्चे, दादी के पास जाके सो जाओ। इस तरह से कहने पे हरीश और भव्या शारदा के बिस्तर पे आके बैठ जाते हैं। बहू जाओ जाके हाथ पंखा ले आओ। ठीक है माँ जी। अजी जरा बत्ती दिखाइए, मुझे एक बार घर के अंदर जाना है। ठीक है अनामिका। इस तरह कहने पे रमेश अनामिका को बत्ती दे देता है। बत्ती लेके अनामिका घर के अंदर चली जाती है। वो घर के अंदर से ढूंढ के हाथ पंखा ले आती है। फिर हरीश और भव्या बिस्तर पे सो जाते हैं और शारदा अनामिका दोनों उन्हें हवा करने लगती है। इसी तरह काफी समय निकल गया। बेटा रमेश, कैसी भी बिजली आज नहीं आने वाली है, तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है पिताजी। ऐसा कहने से कैसे चलेगा, कल सुबह खेत में भी जाना है। हाँ बेटा, बच्चों की तरह तुम भी आराम से सो जाओ। खेत तो जरूर जाएंगे पिताजी, पर आज जब खेत गए थे तो बच्चों ने क्या किया पता है? सच बोल रहे हैं? बच्चों ने कुछ किया क्या? शैतानी नहीं किया अनामिका। जमीन में चूहों के बिलों को देखकर उनके दिमाग में एक तरकीब आई है। वो कह रहे थे कि क्यों ना हम भी जमीन के नीचे घर बना के रहे। ये बात सुनने के बाद शारदा, प्रसाद, अनामिका तीनों एक के बाद एक कहने लगते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, जमीन के नीचे घर? हाँ शारदा, बच्चों की अच्छी सोच है, इससे हमारा फायदा ही होगा। इस तरकीब से हम व्यापार भी कर सकते हैं पिताजी। पिताजी का कहने का मतलब है पहले हम एक अंडरग्राउंड घर बनाते हैं, फिर हम खुद वहाँ रहकर देखेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो लोगों को हम देखने के लिए बुलाएंगे, उन्हें घर पे बैठाएंगे। उन्हें भी अच्छा लगा तो हम इसे व्यापार की तरह शुरू कर सकते हैं। सही कहा। सारे लोग मिलके अंडरग्राउंड घर के बारे में बातचीत करते हैं। इसी तरह समय निकल जाता है। सुबह होने को आता है। तभी भी प्रसाद और रमेश बाहर बैठ के अंडरग्राउंड घर के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। बेटा रमेश, घर के सामने खाली जगह है, वहाँ हम अंडरग्राउंड बना सकते हैं। इस तरह कहने पे सास बहू आके भूमि माँ की पूजा करती हैं। बाप बेटा आके मिट्टी कोड़ने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर अंडरग्राउंड घर बनके तैयार हो जाता है। इसी के साथ सभी लोग उस अंडरग्राउंड घर में रहना शुरू कर देते हैं। पोते साहब, ओ भव्या, तुम लोगों के मुताबिक तो ये घर सच में बहुत ठंडा है। हाँ दादाजी, सच में ठंडा है। सच में बहुत ठंडा है, तो क्या अब से हम यहीं पे रहेंगे दादाजी? हाँ बेटा। इस तरह कहकर सीढ़ियों से चढ़ के वो बाहर निकल आते हैं। फिर पंडित जी से बात करते हैं और एक अच्छा मुहूर्त तय करते हैं। घर के बाहर हमारे अंडरग्राउंड घर में सबका स्वागत है, इस तरह लिखकर एक बैनर टांग देते हैं। बैनर देख के अंडरग्राउंड घर, वाह रे वाह, ये कैसे संभव है, ये देखने के लिए सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। सारे गांव वाले अंडरग्राउंड घर देखने आते हैं और उन्हें बड़ा पसंद आता है। शारदा, हमें भी ऐसा घर चाहिए, क्या तुम बना सकती हो? क्यों नहीं कमला, हम जरूर बना सकते हैं। प्रसाद जी, ये अंडरग्राउंड घर बड़ा ही अच्छा है, अब हमारे लिए भी एक बनवा दीजिए। ये फंक्शन हो जाने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। तब तक अनामिका घर के अंदर से खीर बना के सभी को देती है। सभी लोग मजे से खीर खाते हैं। इस तरह उस दिन का गृह प्रवेश बड़े ही अच्छे से मनाया जाता है। अगले दिन प्रसाद सुदर्शन से इस बारे में बात कर रहे होते हैं। देखिए, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो सकता है, जरा सोच के बताइएगा। देखिए प्रसाद बाबू, आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बस हमें एक अंडरग्राउंड घर बना के दीजिए, उतना ही काफी है। इतना कहकर कुछ एडवांस देकर वहाँ से वो चले जाते हैं। उस दिन शाम के वक्त जब प्रसाद अंडरग्राउंड घर पे बैठे हुए थे, शारदा कुछ पैसे लाकर उनके हाथों में देती है। ये पैसे कमला ने दिया है। पिताजी, और ये पैसे अनुपमा ने दिया है। इस तरह सास बहू अंडरग्राउंड घर के लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो सभी के लिए एक एक करके अंडरग्राउंड घर बना देते हैं और जो पैसे वहाँ से मिलते हैं उन पैसों से वो बड़े ही सुखी सुखी जीवन बिताने लगते हैं। इस तरह बच्चों के द्वारा सोचा गया अंडरग्राउंड घर की परिकल्पना सक्सेसफुल रही और वो व्यापार में बदल के उनका जीवन सुखमय हो गया। आज यहीं तक
नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। टाली के घर के छत के ऊपर रमेश बैठा हुआ था। उसके बगल में एक सीढ़ी रखी हुई थी। अनामिका घर के बाहर खड़ी होकर रमेश को ही देखे जा रही थी। आप नीचे उतर आएंगे या मैं ऊपर आऊं? मैं नीचे आऊंगा तो तुम्हें ऊपर आना होगा। उसके लिए तुम्हें सीढ़ी की जरूरत होगी, पर अभी मैं नीचे नहीं आने वाला। मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, इसलिए तुम ऊपर नहीं आ सकती हो। कुछ दिन मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें तलाक दे दूं क्या? अरे अनामिका, छोड़ना मतलब डिवोर्स नहीं देना होता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे तरह तरह के पकवान खाने से मुझे छुटकारा दे दो। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पत्नी आपको तरह तरह के पकवान पका के आपको खिला रही है, और आप उल्टा ही कह रहे हो। अभी तक तो मेरी किस्मत ठीक ही थी अनामिका, पर मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब मुझे ऐसी किस्मत की कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरी किस्मत तभी अच्छी होगी जब तुम मेरी हालत में मुझे छोड़ दोगी। रमेश की बातें सुन के अनामिका रोने वाला चेहरा बना लेती है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं छोड़ दूं तो आप ज्यादा किस्मत वाले होंगे? इतने सालों से आपके साथ हूँ, इसका मतलब है इतने दिनों तक आपकी किस्मत बुरी थी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश परेशान हो जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ अनामिका, फिर से तुम वही सारी बातें शुरू मत कर दो। जैसे तुम्हारे मुंह से धुआं निकलने लगता है, तुम्हारी माँ हवा की तेज गति से भी पहले यहाँ पे आके पहुँच जाती है और नीम की टहनी पर आकर वो बैठ जाती है और देवी की तरह लटकने लगती है। देख के ही मेरी पैंट गीली हो जाती है अनामिका। इस तरह रमेश को परेशान होते देख अनामिका मुस्कुराने लगती है। ये देखकर रमेश कहने लगता है, अनामिका, अपनी हंसी को तुम रोक रही हो। जब वो बात कर ही रहा था तभी शारदा अनामिका के नजरों से बच के घर से भागते हुए बाहर निकल जाती है। शुक्र है भगवान का, बहू बेटे के साथ बात कर रही है। वो मुझे ठीक से देखी नहीं, उसकी नजरों से बच के मैं बाहर निकल गई, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। इस तरह वो सोचती है, पर घर के ऊपर बैठकर राम अपनी माँ को भागते हुए देख लेता है। अनामिका, जब भी मैं कुछ कहता हूँ तुम कहती हो तुम्हारी सास भगवान जैसी है, मैं उनकी पूजा करती हूँ। अब तुम ऐसी बातें मत कहना। अब मेरे कहने पे तुम एक बार पलट के देखो। देखो मेरी माँ पीटी उषा अश्विनी की तरह कैसे भाग रही है। इतना कहने पे अनामिका रास्ते की तरफ देखती है उसकी सासू माँ शारदा हवा से भी तेज गति से वहाँ से भाग के आगे जा रही है। अरे भगवान सासू माँ, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, अभी आती हूँ। इतना कहकर अनामिका भी शारदा के पीछे पीछे भागना शुरू करती है। शारदा बहू को देखकर अब घबरा जाती है। हे भगवान, मेरी बहू को कैसे पता चला कि मैं दौड़ के भाग रही हूँ? अभी आके मुझे रॉकेट की तरह पकड़ लेगी। उसके हाथ में नहीं आना है, मैं भी बुलेट की तरह भागूंगी। ऐसा सोचकर वो भागी रही थी, तब तक अनामिका पीछे से भागते हुए शारदा के पास पहुँच जाती है। सासू माँ, ये क्या है? इसे भागना कहते हैं बहू। पर आप क्यों भाग रही हैं माँ जी? तुम्हारे वैरायटी पकवानों को खाकर मैं किसी दिन मर जाऊंगी, उससे अच्छा है कि मैं भाग के अपनी जान बचा लूं। पर कब तक आप इस तरह भागेंगी माँ जी? जहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाओगी मैं वहाँ तक जाऊंगी। अरे माँ जी, मैं तो आपके साथ ही जा रही हूँ, पर आप अभी तक ये बात नहीं समझी क्या? अनामिका की ये बात सुन के शारदा भागते भागते अचानक से रुक जाती है। अनामिका भी रुक जाती है। फिर सास बहू एक दूसरे को देखती है। अरे दिमाग से पैदल, ये तो सच है। अभी तक तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे? नहीं माँ जी, आमने सामने। आमने सामने मतलब तुम पीछे से भागते हुए आई हो? हाँ माँ जी, अभी तक आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? इस तरह से कहने पे अनामिका शारदा का हाथ लेके जोर से काट लेती है। बस उसी के साथ जोर से शारदा चिल्लाती है। अरे बाप रे, कितना दर्द हो रहा है। तुम पापी कहीं की कुत्ते की तरह काट ली। दांत है क्या? चाकू की तेज है। बाप रे बाप, बहुत दर्द हो रहा है। इतना कह के शारदा फिर से वहाँ से भागने लगती है। अनामिका चालाकी से शारदा की साड़ी पकड़ लेती है, जिस वजह से वो आसपास के इलाके में ही दौड़ लगाती है। पर शारदा को लगता है कि शारदा अपनी बहू के हाथों से बचकर भागी जा रही है, लेकिन अनामिका तो शारदा को पकड़ रखी थी और वो आसपास में ही भाग रही थी। तब तक उधर रमेश सीढ़ियों से होकर छत के ऊपर से नीचे उतर आता है। उतर के चारों तरफ देखने लगता है, फिर घर के अंदर चला जाता है। देखता है प्रसाद बंद दरवाजे के अंदर से खटखटा रहे हैं। बहू, दरवाजा खोलो। तुमने जो भी कचड़ा पकाया है, मैंने तो कहा कि उसे प्यार से खाऊंगा, फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे इस तरह से बेडरूम में क्यों बंद करके रखी हो।
इस तरह कह ही रहे थे, तब तक रमेश वहाँ पे जाता है। देखता है दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पिताजी, अनामिका आपको ताला लगा के चली गई है। ये सुनकर प्रसाद अंदर से, बेटा रमेश, तुम आए हो, क्या तुम इस ताले को तोड़ सकते हो? ठीक है पिताजी, कैसे भी करके मैं इस ताले को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। इतना कहने के बाद वो हथौड़े की तलाश करने लगता है। उसे पास में एक हथौड़ा नजर आती है। वो हथौड़ा लाता है और ताले पे जोर से मारता है, जिससे ताला टूट जाता है। रमेश जैसे ही दरवाजा खोलता है, प्रसाद बाहर निकल आते हैं। फिर रमेश को देखकर प्रसाद, बेटा, कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से तुम्हें देख पाऊंगा। सिनेमा के क्यों डायलॉग दे रहे हैं पिताजी? इससे पहले कि आपकी बहू आ जाए, चलिए हम भाग निकलते हैं। हाँ बेटा, नहीं तो क्या, वो आते ही हमें आइसक्रीम पकौड़े खिलाएगी, फिर हमें वो खिला के पता नहीं कहाँ ले जाएगी। हम तो अपनी जान को हथेली पे रख के भाग रहे हैं। अभी हाल ही में वो कुछ बनाई है, क्या बनाई है उसका नाम तो मेरे दिमाग से निकल गया है। उसको खाने के बाद सुना है 5 दिन लगता है सामान्य होने में। अब क्या होगा? लेकिन तुम्हारी माँ बहू के हाथ में पकड़ी गई है क्या? नहीं पिताजी, सास बहू तो भाग ही रही थी और शायद अभी भी भाग ही रही होगी। जितना मुझे पता है, अनामिका बदला लेने की भावना से उनके पीछे पीछे भागी रही होगी और माँ भी उधर और तेज भागी जा रही होगी। नहीं तो पकड़ी गई तो उसे बकवास पकौड़े खाने होंगे, ये सोचकर दौड़ रही होगी। ठीक है बेटा, चलो अभी हम चलते हैं, तब तक सास बहू लौट आएगी। जब बहू तरह तरह के पकवान बना के अपनी सासू माँ को खिलाएगी, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होगी। इतना कहकर जाने के लिए दोनों दरवाजे के पास जैसे ही आते हैं, देखते हैं कि सास बहू शारदा अनामिका एक दूसरे को पकड़ के घर लौट आती है। फिर दोनों घर के अंदर आती है। बहुत हो गया देखना, अब जाके बैठिए। अनामिका शारदा को जैसे ही कहती है, शारदा, प्रसाद, रमेश सभी जाके बैठ जाते हैं। अनामिका दरवाजे पे ताला लगा देती है, फिर चाबियां दिखाते हुए, अब आप लोग कहीं भी भाग के नहीं जा सकते हैं, मैं जाके आइसक्रीम पकौड़ा बना के ले आती हूँ, बैठ के खाइए। इतना कहकर अनामिका किचन के तरफ चली जाती है। जैसे ही अनामिका जाती है, शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों दुखी होकर रोने धोने लगते हैं। ये किस तरह का टॉर्चर है? तुम्ही तो उसे लेकर आई शारदा, अब भुगतो। माँ, मैंने तभी बोला था आपको, हमें इस तरह खाने के पागल इंसान नहीं चाहिए। मेरी पूरी तनख्वाह अनामिका के इस पागलपन वाले खाने के एक्सपेरिमेंट में ही निकल जाते हैं। तब आप लोगों ने कहा था रोज रोज एक ही खाना खाते खाते हम परेशान हो जाते हैं, हमें तरह तरह के खाने के पकवान मिलेंगे। और आज देखिए घर में क्या कांड हो रहा है। ये सब बात चली रही थी कि तब अनामिका गर्मा गर्म पकौड़ा आइसक्रीम लेकर वहाँ पे हाजिर हो जाती है। फिर वो आइसक्रीम दिखाते हुए, माँ जी, पिताजी, अजी सुन रहे हैं, लीजिए आप लोग आइसक्रीम पकौड़ा खाइए। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों बहुत डर के मारे उस आइसक्रीम पकौड़े को देखने लगती है। तभी अनामिका पानी लेके फिर से आती है। खाइए माँ जी, ये आइसक्रीम पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग इस तरह से शर्मा रहे हैं, अब आके मैं खिलाऊं क्या? अनामिका जब ऐसी बातें कहती है, तीनों ही बहुत घबरा जाते हैं। ईश्वर पे भरोसा करके चलिए हम सब ये खा ही लेते हैं। ये सोचकर तीनों जल्दी जल्दी करके आइसक्रीम पकौड़ा खाने में लग जाते हैं। उन्हें खाते हुए देख अनामिका मन ही मन बहुत खुश होती है। ये आइसक्रीम पकौड़ा बहुत स्वादिष्ट है ना माँ जी? बहुत स्वादिष्ट है बहू, एक खाने के बाद लग रहा है एक और खाए। अजी, आपका क्या कहना है? अरे वाह अनामिका, ये जो तुमने पकवान बनाया है ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरह कहते हुए सभी लोग पकौड़ी खा रहे होते हैं। तभी अचानक से प्रसाद का पेट में कुछ गड़बड़ महसूस होता है। वो उठ के खड़े हो जाते हैं। बहू, मुझे लग रहा है कि पेट में कुछ गड़बड़ है, दरवाजा खोल दो, मुझे बाथरूम जाना है। इस तरह कहने पर अनामिका दरवाजा खोल देती है। प्रसाद देर न करते हुए भागकर बाथरूम की तरफ जाते हैं। शारदा भी प्रसाद के पीछे पीछे भागकर जाती है। अजी निकल आइए, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा तो वाटर टैंक लीक हो गया लग रहा है, जल्दी निकल आइए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस तरह वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। प्रसाद बाहर निकल आते हैं, शारदा अंदर जाती है। तब तक रमेश भी दरवाजे के पास आकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। पिताजी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना कहकर पानी का डब्बा लेके रमेश दौड़ के चला जाता है। ये देखकर अनामिका के साथ साथ पूरे गांव वाले हंसने लगते हैं। उसके बाद से अनामिका तरह तरह के पकवान बनाना बंद कर देती है।
क्योंकि अब तक वो अपने सास ससुर को ही नहीं बल्कि अपने पति को भी तरह तरह के पकवान बना के खिलाया करती थी, जिसकी वजह से वो बड़े ही परेशान होते थे। अब चूंकि इस चीज से पूरा परिवार बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए अनामिका इस तरह से पकवान बना के खाना खिलाना बंद कर देती है। अगर आपके परिवार में भी इस तरह तरह के वैरायटी के पकवान बना के कोई खाना खिलाता है तो उनका वीडियो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।